हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और आज हमारे चैनल पे वी हैव अ गेस्ट टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो हिम। वो सरमाया डॉट पी के वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्वेस्टमेंट्स के। He is a very well known name in the sphere of financial literacy in Pakistan, Ammar Yassin Sahab. Assalamu alaikum, Ammar. Thank you so much for taking out the time for this. जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू बिकॉज sarabaya.pk तो मैं खुद भी यूज़ करती रही हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरी जो लाइक्स आपके साथ कॉन्वर्सेशन रही थी इस चैनल पे इट वाज वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट। और उसी से रिलेटेड मैं चाह रही थी कि हम आपसे भी बात करें बिकॉज स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो लोग सीखना चाहते हैं प्लस आजकल ग्लोबल हालात ऐसे हुए हैं कि पैसे की वैल्यू नीचे जाएगी ही जाएगी। सबको पता है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है इससे एक रिसेशन आ सकता है क्या, मतलब आ सकता है क्या, आ रहा है। सो उस बारे में बात करेंगे बट गोइंग straight and direct into the topic, I wanted to ask a question कि आप इतने अरसे से स्टॉक्स पे बात कर रहे हैं, इतने अरसे से फॉरेक्स पे बात कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपका माशाल्लाह आप अभी मुझे बता रहे थे कि 7,000 से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं आपके कोर्स से। सबसे ऐसी बड़ी कॉमन मिस्टेक क्या है जो लोग करते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट? जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं व्हेन कम्स टू मनी एंड कम्स टू इन्वेस्टमेंट। और वो समझ आती है कि बेसिकली आपका जो पैसा बहुत मेहनत से बना रहे होते हैं और अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट कहीं पे की दिया और जैसे आजकल सिनेरियो चल रहा है कि ईरान वॉर की वजह से अगर आपको स्टॉक मार्केट नीचे जाती हुई नजर आ रही है तो आप घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पैसे डूब नहीं जाएंगे, क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन आप हिस्ट्री जब भी अगर आप देखें, किसी भी स्टॉक मार्केट की देख लें, आप यूएस की देख लें, आप पाकिस्तान की देख लें, लास्ट 30 ईयर्स को आपने जूम आउट करके देखना होता है कि आपकी जो मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट्स, वो हमेशा से ऊपर जा रही होती है। तो ये नहीं घबराना होता कि आपने कि क्या सिनेरियो चल रहा है, आपको ये देखना होता है कि जो मेथोडोलॉजी क्या है, इसके बैक एंड पे साइंस क्या है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट्स ऊपर ही जाती जा रही होती है, कोई ना कोई तो बैक एंड पे ऐसा सिनेरियो चल रहा होगा ना जिसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझना होता है। बिल्कुल। तो आपने बड़ी अच्छी तरह आई थिंक इसको इनकैप्सुलेट कर दिया कि ठीक है, आपको जूम आउट करके देखना चाहिए। आप एक पॉइंट इन टाइम पे फोकस नहीं कर सकते कि आज अगर फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल लेती हूँ कि निशात ने गाड़ी लॉन्च कर दी है तो निशात की एक दिन प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, आप उसी पे फोकस नहीं कर सकते। आपको इवन एक स्टॉक लेवल पे भी उसको जूम आउट करके देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही है। बट गिवन द फैक्ट कि आपको इतना एक्सपीरियंस है, राइट, और गिवन द फैक्ट कि काफ़ी बिगिनर्स जो स्पेशली इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो जब जूम आउट करके भी देखेंगे कि ठीक है ग्रोथ आ रही है, सिक्लिकल है, कोई पैटर्न है, वो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें गौर से देखने चाहिए? कौन से ऐसे 2-3 वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो जिन पे उन्हें फोकस करना चाहिए कि नहीं, अमार ने कहा था एक तो जूम आउट करो, टाइम स्पैन बढ़ाओ और फिर इन चीज़ों पे फोकस करो? अच्छा, सो बेसिकली इसमें आई विल टेक सम टाइम एंड इट्स अ वेरी जनरल एंड डीप क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक सिंपल आंसर नहीं होगा। इसका थोड़ा सा साइकोलॉजी को हम समझते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक आपने अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करता हूँ। सो बिकॉज लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज भी पसंद हैं और जब स्टोरीज आप कनेक्ट करते हो दूसरों के साथ तो एक मज़ा भी आता है, थोड़ा सा आपका जो पॉडकास्ट का एक एंटरटेन भी लोग होते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ माई फ्रेंड और बड़ा क्लोज फ्रेंड है। और तो आज से 2 साल पहले, एंड ही इज बाय द वे 10 years younger than me and he was about to graduate from LUMS, लास्ट ईयर था। सो जैसे कि हम दोनों भी LUMS से ग्रेजुएट हुए हैं, तो हमारा जो लास्ट ईयर जब चल रहा था तो हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा एकदम से एक्साइटेड होते हैं कि जब मार्केट में निकलेंगे तो हम जॉब जो है कैप्चर कर लेंगे, LUMS जो है वो एकदम से छा जाए, हम जो स्टूडेंट्स है वैसे ही छा जाएंगे। सो एक वो माइंड भी बना होता है, बबल भी बना होता है, तो एक्साइटमेंट के तौर पे हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से जॉब भी बने, फिर उसके अलावा हम कोई स्टार्टअप करेंगे, किस तरह की चीजें करेंगे। सो मेरे पास दैट फ्रेंड ऑफ माइंड मुझे उसने कॉल की कि मार भाई मैंने ना बस ग्रेजुएट कर रहा हूँ, तो वैसे फादर का भी उसका बिजनेस था और वैसे भी वो चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस भी लेना चाहता हूँ, तो मार भाई मैंने पैसे बनाने हैं, तो मुझे बताए कि मैं जल्दी में कैसे पैसे बनाऊंगा। तो आई वाज लाइक यार ठीक है, तुम थोड़ा सा एंथुसियास्टिक हो, आई वाज ऑन द सेम स्टेज।
अच्छा तुम एक काम ये करो कि फराज का जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस पहले वो कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने फॉरेक्स फंडामेंटल्स का एक कोर्स लॉन्च किया है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। अच्छा उसने जैसे ही ग्रेजुएट किया तो उसने फौरी तौर पे कोर्स के लिए एनरोलमेंट कर दी। अब 3-3 महीने का कोर्स है, तो 6 महीने तक वो पढ़ता रहा। फिर उसके बाद उसने अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्टार्ट की। शुरू शुरू में उसको थोड़ा सा लॉसेस भी हुए, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि हमारे भाई अब मेरे पास ना $1000 मैंने अब स्टार्ट करने लगा, मुझे थोड़ी सी ग्रिप हो गई है, तो अब बस मैं जो भी इन्वेस्ट ट्रेडिंग करूंगा ना, मैं थोड़ा सा आपसे गाइडेंस वगैरह लूंगा। अच्छा मुझे चूंकि मेरा दोस्त था, मुझे पता था कि उसने भी कोई 1-आध महीने के बाद जो है ना कनाडा चले जाना है। सो ही वाज लाइक कि मैंने एक तो विजिट करना है, मेरी उसकी खाला वहां पे थी, तो मैंने एक तो विजिट करना, मार्केट भी देखूंगा, थोड़ा ट्राई करूंगा कि वहां पे भी जॉब वगैरह लग जाए, ठीक है। तो 20 दिन के बाद ना उसका मुझे मैसेज एक आया कि हमारे भाई बस मैं आपके घर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे पर्पस बता दो तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ, तो क्या सिनेरियो। हमारे भाई थोड़े से पैसे बन गए, तो मैं बस आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो ही केम टू माय हाउस, और फिर उसने मुझे कहा कि हमारे भाई $1000 से मैंने स्टार्ट किया, और 20 डेज के अंदर ना मैंने, अब गैस करें कितने पैसे बने होंगे, तो उसने मुझे ये पूछा। मैंने कहा तो $300-400 तक तुमने बढ़ा लिए होंगे, शायद हो सकता है मार्केट अच्छी रिटर्न करी है। कह रहे मैंने $5000 बना लिया, $1000 के ऊपर 20 दिनों के अंदर $5000 बना दिया। अच्छा मैं अच्छा लगा मुझे कि यार एकदम से मेरे पैसे तो बहुत अच्छे बना दिए। उस टाइम पे ना बिटकॉइन बहुत जबरदस्त ट्रेंड कर रहा था, तो उसको ओके। ट्रेंड में एक अच्छी एग्जीक्यूशन मिल गई, और उसने हाई रिस्क, ज्यादा रिस्क ले लिया, ठीक है। तो एक लकी रहा कि वो उसके पैसे बन गए। तो मैंने फौरी तौर पर उसको कहा कि यार तुमने पैसे रिस्क ज्यादा लिया होगा, अच्छी बात है, मैं खुश हूं कि तुम्हारे पैसे बन गए, लेकिन ये फौरी तौर पे पैसे निकाल लो, क्योंकि कल को तुम ये सारे लूज कर दोगे, ठीक है। तो उसने कहा एग्जैक्टली। वाकई मैं निकालने ही वाला था, और बेसिकली मैंने कनाडा जाना था, और मैंने अपने फादर को कहा कि आपने मेरी टिकट का अरेंजमेंट नहीं करना, मैं खुद ही टिकट का अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब वो टिकट लेके जो है बाद में चला गया कनाडा, बाद में ट्रेडिंग वगैरह करता रहा, और फिर बीच में उसने वो नुकसान किए क्योंकि उसने रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं की हुई थी। सो बेसिकली आपको 2% या 3% रिस्क से ज्यादा नहीं लेना चाहिए था, उसने ज्यादा रिस्क लिया और वो वहां पे चला गया। चलो एक तो चीज यहाँ चले, एक कोर्स से उसने पैसे बनाए। दूसरी चीज वहां पे उसको क्यूरियोसिटी हुई कि मार्केट्स को मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूं, देखूं कि क्या क्या यहाँ पे मार्केट में चलता है। कनाडा के ऊपर उस टाइम पे ट्रम्प के टैरिफ भी लगे हुए थे, और आप समझ सकते हैं कि मार्केट वहां पे स्लो थी। तो वहां से जब वो 1-2 महीने के बाद वापस आया, तो ही वाज अ लिटिल बिट हार्ट ब्रोकन के हमारे भी पता नहीं, मैं वहां पे जाके रियलिटी का पता लगा कि वाकई में यार मार्केट्स में इतना नहीं होता पाकिस्तानी इंडियंस के लिए कि आपको फौरी तौर पर जॉब मिल जाए। सो अब मैं यहाँ पे जॉब देखने लगा, और वो आईटी बैकग्राउंड का था, ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2-3 उसने कोर्सेज भी किए हुए थे, फौरी तौर पे जॉब भी मिल गई उसको। अब 2 साल उसने जॉब अच्छी की, ठीक है, और उससे पैसे उसने जब जनरेट किए, उसके बाद ही मूव्ड ऑन टूवर्ड्स मेकिंग हिज ओन बिजनेस, ठीक है। और उसने क्या किया, कनाडा यूएस गया हुआ था, वहां पे थोड़े बहुत उसके लिंक्स बन गए हुए थे, और वहां से फिर उसने क्लाइंट्स को पकड़ा, और यहाँ पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। अच्छा अब ये जब उसने काम किया, उसके बाद फौरी तौर पे मुझे उसने बताया कि हमारे भी अब मेरे पास पैसे बन गए, तो अब मैं जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने लगा हूं। रिसेंटली ईरान वॉर की सिचुएशन चली, उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने हप्को का शेयर्स लिए, और मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड ओजीडीसी के शेयर्स लिए, ठीक है। हप्को भी लिए, ईरान वॉर सिचुएशन की वजह से आप देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ कॉन्सेप्ट ज्यादा जाएगा, तो उसने खुद ही कहा मैं लॉजिकली समझ रहा हूं कि वहां पे पैसा जाएगा। दूसरी चीज पीओएल एंड ओजीडीसी, ऑयल का चूंकि रेट्स ऊपर बढ़े हैं, और ये ऑयल कंपनीज हैं दोनों, तो ऑयल का भी परफॉर्मेंस जाएगी, तो उसने वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी स्टोरी क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि $1000 to $5000 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जितना ये तो ट्रेडिंग से चले हमारे बन जाते हैं, और कई स्टूडेंट्स हमारे इस तरह कभी कभार बन जाते हैं कई तेजी से। लेकिन जो पॉइंट है वो 3 चीजें यहाँ पे लर्निंग वाली आती है। नंबर 1, राइट फ्रेम ऑफ माइंड। सबसे पहली जो आपकी कंक्लूजन होती है कि आपका माइंड सेट जो है ना, वो आपने समझा कि यार मैंने नॉलेज को लेना है, ताकि जिस मार्केट के मैं प्ले कर रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द क्यूरियोसिटी, कि मुझे ये समझ आया कि अगर मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके पीछे व्हाट इज द लॉजिक, ठीक है। जैसे उसने हबको लिया या पीओएल लिया या ओजीडीसी लिया, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी समझी ना उसने कि यार आजकल जो है जो सिचुएशन चल रही है, ये कंपनीज बिजनेस वाइज इनको फायदा है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज उसने इंप्लीमेंट किया। सो ये 3 चीजें जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब यहां पे हम थोड़ा सा इस स्टोरी को साइड पे रखते हैं, और ये समझते हैं कि अब ये तीनों जो चीजें मैंने बात की हैं,
राइट फ्रेम ऑफ माइंड, नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 Yeah. क्यूरियोसिटी, एंड नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन। एक आम बंदा जो है, अगर उसने नहीं भी हमारी ट्रेनिंग लेनी, तो अपने माइंड को आपने कैसे बिल्ड अप करना है? सबसे पहली चीज, आपको राइट फ्रेम ऑफ माइंड के लिए क्या करना है? पहले आप चीज को ये चीज समझो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स बनते हैं। 15%, ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, 15% ऑफ द बिलियनियर्स आर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट डोमेन ओनली, ठीक है? हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो चला रहे हैं, लोगों के पैसे लेके काम करते हैं। सो ये 15% बिलियनियर्स आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। 66% ऑफ द बिलियनियर्स ओन स्टॉक्स, यानी कि या तो उनकी कंपनी के अपने स्टॉक्स हैं जिनको वो ओन कर रहे हैं, या किसी और कंपनी के उन्होंने स्टॉक्स ओन किया। 66%, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर अगर 3000 बिलियनियर्स हैं, उसमें से 2/3 जो है वो 66% is from directly owning या indirectly owning the market, ठीक है? And third is 30% जो बिलियनर्स आपके, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तो मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरी चीज कि अगर आपको एक, लेट्स सपोज, अभी बात हम आगे भी कर लेते हैं कि एक राइट कंपनी पिक करने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन एक नंबर को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है, विंडोज आप यूज करते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर आपने $1 की बात कर रहा हूं, $1 अगर आपने 1986 में इन्वेस्टमेंट की हो तो आप वो $340 आपके बनते हैं। अभी तक जो है 340 टाइम्स, बहुत जबरदस्त रिटर्न होता है। एप्पल के अंदर अगर आपने $1 1980 में लगाते तो आपके तकरीबन वो $227 बनते। सिमिलरली अगर आप पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर, यानी कि $1 अगर आप मिजान बैंक में 2002 में लगाते तो इस टाइम पे वो आपके 330 रुपीज बनते हैं, यानी कि $1 से $330 समझ लेते हैं, बट 330 टाइम्स विद इन 25 ईयर्स, 23 ईयर्स। और जैसे एक हाइनून कंपनी है, अब ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इतना जबरदस्त रिटर्न देती हैं। 2002 के अंदर अगर आपने $1 लगाया होता या ₹1 लगाया होता तो अब तक जो है वो $385 बन चुके होते। सो ये एक आपका माइंड खोल देना चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं ऐसे लोग, ये बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट या इनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो ऊपर जा रही है। सो यहां पे आपको ये समझना है कि ये रियल बिजनेसेस हैं, और अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो और अगर आपको एक एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़े हुए तो आप इन बिजनेस को पैसे दे सकते हैं। सो ये राइट फ्रेम ऑफ माइंड पहले सेट हुआ। अब क्यूरियोसिटी सेकंड। अब क्यूरियोसिटी के लिए क्या कहते हैं कि आप प्रिपेयर कैसे होना। जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर काम करती हैं या कोई, चलो बैंक में काम करते हैं, ठीक है? अब बैंक से जैसे लेट्स सपोज अब आप घर वापस जा रहे हो, घर से आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी से निकलते साथ ही आपने पहले देखा यार ये बैंक के साथ ना एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है? अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं बिल्डिंग बना के इसको बेचूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सीमेंट लग रहा है, आप सीमेंट कंपनी भी मैं ओन नहीं करता, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज कि आपको पता है कि अगर लेट्स सपोज आपकी सीमेंट कंस्ट्रक्शन बढ़ने वाली है पाकिस्तान के अंदर, जो भी सिनेरियो बनता है, तो आप उस बिल्डिंग का पार्ट बन सकते हो या आप उस सीमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं सीमेंट के शेयर्स लेके, ठीक है? नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, आप देखते हो यार एक ग्रोसरी स्टोर से मैंने घर के लिए कोई सामान लेना है, आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो और वहां पे आप देखते हो कि यार नेशनल फूड, शान के मसाले या इस तरह चीजें पड़ी हुई हैं, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स पड़े हुए कुछ, तो ये मैंने घर लेके जाना है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे बना रही है, ठीक है? मेरे पास पैसा होता तो क्यों ना मैं भी ऐसा बिजनेस खड़ा करता, ठीक है? अब आप चूंकि आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, तो आप व्हाट यू कैन डू इज कि आप फिर अगेन उन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर अगेन उसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। चलें, अब ग्रोसरी स्टोर से थोड़ा सा हम आगे और निकले, आगे जाके पेट्रोल स्टेशन आ गया, ठीक है? अब आप जैसे आजकल चल रहा है, ईरान वॉर सिचुएशन चल रही है, हर चीज महंगी हुई है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। अब पेट्रोल जब बढ़ है तो आपके माइंड में फौरी तौर पे आएगा यार ये ऑयल, ये जो पेट्रोल स्टेशन है ना, इसकी तो कम से कम सेल ठीक होगी ना, क्योंकि ऑयल का रेट तो बढ़ गया, तो ये पहले सस्ते में ऑयल बेच रहा था, अब ज्यादा में ऑयल बेच रहा है, तो मैं अगर इसकी जगह होता, मेरा अपना पेट्रोल स्टेशन होता, तो शायद मेरी मौजें लगी होती, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। सो आप अगेन क्या कर सकते हो, यू कैन बाय पेट्रोल शेयर्स, या आप सीमेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप जो है ग्रोसरी स्टोर के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट्स थी उसके अंदर यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट, द क्यूरियोसिटी, ठीक है? अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जो है इंप्लीमेंटेशन, ठीक है? मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा ले रहा हूं ताकि ये वाली चीज सबको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए कि पहले आपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड कैसे सेट करना है, फिर यू हैव टू गो इनटू क्यूरियोसिटी, थर्ड इज इंप्लीमेंटेशन। मार्केट ऊपर नीचे होती जरूर है, सोचना कैसे है?
सोचना आपने ऐसे है कि सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, जी। जो आपका सेंट्रल बैंक सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, ये है क्या बेसिकली? जो हम हम्म। क्यों डेली बेस पे उठते हैं, वो कागज एक है ना, 1000 रुपया लिखा होता है उसके ऊपर, बस उसको उसके लिए जो है पूरी जिंदगी लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसको लेते हैं, फिर जाके अपने जो जो भी चीजें लेनी है, गाड़ी लेनी है, अपने रोटी लेनी है, कपड़ा लेना, जो भी लेना आपने, ठीक है, वो कर रहे होते हैं। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जी। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सेंट्रल बैंक क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम 2%, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, डेवलप कंट्रीज जैसे यूएसए है, वो कहता है हमने 2% इन्फ्लेशन को टारगेट रखना है, ठीक है। Yes. पाकिस्तान कहता है दिस इज 5 to 7% इन्फ्लेशन टारगेट। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि आप सेंट्रल बैंक खुद से कहता है कि हम 2% महंगाई रखेंगे यूएसए के अंदर, 5 to 7% पाकिस्तान के अंदर रखेंगे, ये हमारे लिए एक ऑप्टिमल लेवल है। इसका मतलब यह है कि आप महंगाई को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन लिमिटेड महंगाई। क्यों? क्योंकि जो लिमिटेड महंगाई होती है, ये बिजनेस के लिए अच्छी होती है। बिजनेस ग्रो करेंगे, आपको लोग हायर होंगे, उनको सैलरी मिलेगी तो वो ग्रो करेंगे। इस तरीके से आप पैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन 5 to 7% का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपका जो 1000 रुपये है ना, उसको सेंट्रल बैंक प्रिंट करती रहती है, ठीक है। अब जब आप प्रिंट करोगे तो वो पैसा की मिकदार बढ़ गई ज्यादा। अब जब पैसे की मिकदार बढ़ेगी ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाती है। यानी कि 1000 रुपये तो आपको नंबर कम नहीं ना होता हुआ नजर आएगा कि 900 हो गया, 800 हो गया। तो 1000 रुपये की बजाय जो आपकी बाकी चीजें होती है ना, जो आपके जो रोटी कपड़ा वगैरह हो गया, या आपने जो भी दूध दही वगैरह लेने, वो महंगी हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या माइंड में समझना है कि यार आपका फाइनेंशियल सिस्टम बना ही यही है कि उसने महंगाई को सपोर्ट करना है, लेकिन लिमिटेड महंगाई को, 5 to 7, ठीक है। अब जब ये होगा तो आपकी स्टॉक मार्केट्स, वो जो हमने बात की ना, जूम आउट करके देखें, वो मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये गिवन है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स ऐसे ही बने हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आपकी मार्केट नीचे भी आती है, जैसे अभी आ रही है नीचे। अब नीचे आएंगी या ऊपर जाएंगी, तो ये कैसे हमें पता लगेगा कि कैसे सिनेरियो बन रहा है? एक चीज आपने समझना कि स्टॉक मार्केट एक वैल्यू दे रही है एक आपकी मार्केट को, कि आपके इन्वेस्टमेंट को, कि भाई मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, इसकी वैल्यू इतनी बनती है, जिसकी वजह से आप देखो ना, मार्केट 40,000 से हमारी 190,000 पे चलेगी, ठीक है। सो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है मार्केट की, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, और स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रही है। बट अगर आपकी स्टॉक मार्केट कुछ अरसे बाद ज्यादा ग्रो करेगी, तो वो क्या करेगी कि थोड़ी देर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी देर नीचे आएगी, तो थोड़ा सा ऊपर जाके, इस तरीके से स्टॉक मार्केट्स ग्रो करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी महंगाई जो है वो ज्यादा, आप जो है वो कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गई है और बस मैं मेरा पैसा निकल गया। आपको ये समझना है कि ये वैल्यूएशन थोड़ी नीचे भी आएगी, ऊपर भी जाएगी। आप बार बार टाइम करने से बेहतर है इस चीज को लॉजिकली समझ लो कि अच्छी कंपनीज को पिक करके हमने बैठना है, ठीक है। ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज, हमें कैसे पता कि हो सकता है कि यहां से नीचे आ जाए? दो चीजें। नंबर 1 के आप ये देखें कि स्मार्ट मनी किस तरीके से प्ले कर रहा है। व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन डूइंग राइट नाउ, ठीक है। ये अगर आपको चीज समझ आ जाएगी ना, तो आपको आधी से ज्यादा मार्केट समझ आ जाएगी। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर डूइंग? लेट्स सपोज कि आपके पास दो मार्केट्स हैं, और ये रिस्क ऑन रिस्क ऑफ मार्केट लाती है, फिक्स इनकम और एक स्टॉक मार्केट। अगर लेट्स सपोज हिस्टोरिकली देखा जाए तो 15% आपके फिक्स इनकम के ऊपर आपका रेट है। एक एग्जांपल के तौर पे टी-बिल्स बॉन्ड्स के अंदर आपने पैसे डाले, इसका मतलब आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा साल का 15%, ठीक है। बिल्कुल। और स्टॉक मार्केट में लेट्स सपोज 15% चला है, एक एग्जांपल के तौर पे। अब आपका इंस्टीट्यूशन क्या सोचेगा कि मैंने कौन सी मार्केट में जाना है? उस मार्केट में जो 15% है उसका रिस्क नहीं है, ठीक है। और एक ऐसी मार्केट है जहां पे 15% रिटर्न आपका है, लेकिन देयर इज अ रिस्क, वो ऊपर भी जा सकती है, वो नीचे भी जा सकती है, ठीक है। सो पहले तो वो इस मार्केट को पिक करेगा जहां पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, 15% रिटर्न, राइट। अब यही चीज अगर लेट्स सपोज नीचे आना शुरू हो जाए, यानी कि आपके फिक्स रिटर्न नीचे होना शुरू हो जाए, तो आपका इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर क्या प्रेफर करेगा कि यार अब स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव हो रही है, ये 15 से लेके अब 10% पे रिटर्न मिल रहा है मुझे फिक्स इनकम में, सो बेहतर ये है कि मैं इधर वाली मार्केट में आ जाऊं। तो वो पैसा क्या करेगा? शिफ्ट करके इधर से इधर आएगा, ठीक हो गया। और यही चीज जो है क्या होगा कि अगर यही रेट ऊपर जाना शुरू हो जाए, फिर अगेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहां से पैसे निकाल के यहां पे लेके आएगा। सो दिस इज बेसिकली एन इकोनॉमी साइकिल। हो सकता है मैंने थोड़ा सा कुछ लोगों को ना समझ आई हो, बट ये एक साइकिल होता है आपकी मार्केट्स का। और ये जो तीन चीजें भी अभी आपको मैंने डिफाइन कर दी, जो कि थोड़ा सा डिटेल ज्यादा हो गई है, राइट फ्रेम ऑफ माइंड, क्यूरियोसिटी
एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तीनों चीजों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रही होती है। Bigger firms like Pfizer, Shell, करीम, एयरलिफ्ट, ये सारी फर्म्स लॉन्च हुई, इन सारी फर्म्स की बातें हुई, बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, देन दे लेफ्ट पाकिस्तान बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं है, राइट? तो उस उन हालात में ये देखते हुए बंदा तो थोड़ा हिचकिचाएगा ही नहीं कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग मार्केट क्यों ना हो, चाहे कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्यों ना हो, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स भी छोड़ के जा रहे हैं, तो हम कैसे ट्रस्ट करें इस प्रोसेस को? इस बारे में आप क्या कहेंगे? सो बेसिकली इस पे ना हम नंबर्स पे थोड़ा सा बात करते हैं। रिसेंटली जो सबसे ज्यादा जिस पे बात हुई थी वो पीएनजी जब छोड़ के गया था, तो उस पे काफी ज्यादा हाइप हो गई थी, यार इतने बड़ा ब्रांड जो है वो छोड़ के जा रहा है। ऑलरेडी जो है बाकी कंपनी शेल वगैरह भी ये भी जा रही है। द पॉइंट सिंपल इसमें से कुछ कंपनीज जो थे वो बैक एंड पे जो जहां से उनके जो पेरेंट कंपनी है जहां पे वो मौजूद है, तो वहां पे कुछ लॉसेस वगैरह चल रहे थे, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी जा रही थी कंपनीज। तो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से वो क्या करती हैं कि सबसे पहले जहां पे मार्जिन निस्बतन जिन कंट्रीज में कम होता है, तो वहां से वो वाइंड अप थोड़ा सा करना शुरू हो जाती है। तो रिस्ट्रक्चरिंग बैक एंड पे अपने एंड पे तो वो कर रही थी। अच्छा, पीएनजी की एग्जांपल जी। थोड़ी सी डिफरेंट है। पीएनजी की जो एग्जांपल है वो बेसिकली वो अच्छा मेंटेन कर रहे थे, लेकिन उनके मार्जिन, क्योंकि मैंने नंबर्स बड़े बाकायदा तौर पे देखे थे, मार्जिन बहुत स्टेगनेंट चल रहे थे फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। फिर हुआ ये कि आपका जो 2022 का जो पीरियड चला था, विच इज आवर मिस्टेक, यानी कि अगर हम पूरी इकोनॉमी को ब्लेम या इंटरनेशनल मार्केट्स को ब्लेम करें, उससे ज्यादा हमारी अपनी मिस्टेक थी। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो हमारे सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व होते हैं, रिजर्व का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता आपके मुल्क के अंदर कोई मसला आता है, आपकी करेंसी के अलावा कोई एक और करेंसी या गोल्ड कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो कि आपके बुरे वक्त के अंदर आप उसको यूज कर सकें फॉर योर मतलब इमरजेंसी वॉर, ठीक है। अब चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर नहीं पता होता लोगों को कि भाई किस टाइम पे वॉर चल जाती है, तो वॉर चली और उसके बाद एकदम से $120 के ऊपर आपका ऑयल चला गया। अब जब $120 के ऊपर जब आपका ऑयल गया, तो आप देखें उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इमरान खान को तो बेसिकली एक पार्टी को निकाला जाता था, दूसरी पार्टी को आ रही थी। तो उस टाइम पे क्या किया कि पीटीआई ने जाते जाते अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग की कि जी हम रेट जो ऑयल के रेट को जो है हम नहीं बढ़ाएंगे, हम उन्होंने उल्टा कम कर दिया। हालांकि आपको जो ऑयल का रेट मार्केट में यानी कि पाकिस्तान के अंदर लैंड कर रहा था वो उससे ज्यादा था, ठीक है, या तकरीबन आप कहने कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक महीने तक जो नई पार्टी आई, पीडीएम आई, उसने भी ऑयल के रेट्स को नहीं बढ़ाया और 150 रुपीज के ऊपर आपका ऑयल था, जबकि आपका 210 रुपीज घर पे आपको यानी कि पाकिस्तान के अंदर आपको लैंड कॉस्ट पड़ गया। तो 60 रुपीज फॉर 1 मंथ गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है। $19 बिलियन के जो रिजर्व्स थे वो कम होते होते $8-9 बिलियन पे आ गए और पूरी दुनिया कहना शुरू हो गई कि आप डिफॉल्ट वाली साइड पे चले जाएंगे अगर आपके ऑयल की प्राइस नीचे ना आई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ऑयल की प्राइस नीचे आ गई थी तो हम बच गए। लेकिन ये जो पीरियड था ना, उसकी वजह से इंपैक्ट क्या आया कि आपकी करेंसी के ऊपर इंपैक्ट आना शुरू। जब आपके रिजर्व्स कम हो जाता है ना, तो आपकी सेंट्रल आपकी जो करेंसी होती है वो डी वैल्यू होना शुरू होती है, यानी कि आपका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है वो आपके मुल्क से इन्वेस्टमेंट जब निकालना शुरू करता है तो आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। अब डी वैल्यू तो हो गई, लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली है, 3-4 साल जब आपकी करेंसी जितनी डी वैल्यू हुई, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, तो ये जो कंपनीज लीव करके जा रही थी, इन्होंने भी अपना उतना रेवेन्यू परसेंटेज इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू उतना परसेंटेज इंक्रीज भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी उन्होंने उतना ही परसेंटेज इंक्रीज किया, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट तो उन्होंने काम कर लिया। लेकिन यहां पे जो कहने ना जो पैसे आने वाला जो एक पीरियड था वो उन्होंने मिस आउट किया, ठीक है। अब पीएनजी एक तनकीद जो पीएनजी के एक प्रीवियस जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने काम किया हुआ था, उनके नाम मैं इस टाइम भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट को कॉल आउट किया। उन्होंने कहा भाई आप जो पाकिस्तान मार्केट को छोड़ के गए हैं ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी ग्रो तब तक नहीं करती जब तक आप पॉपुलेशन ग्रोथ वाले कंट्री के अंदर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट ना करें। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि यूनिलीवर वाले, नेस्ले वाले, नेशनल फूड्स वाले आप लोगों की जो बेवकूफी पे हंस रहे होंगे और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, बिकॉज व्हेन यू लीव द मार्केट, नाउ द मार्केट इज ओपन टुवर्ड्स अदर प्लेयर्स।
तो ये एक चीज हमें समझनी है कि जब आप एक जगह से छोड़ के जा रहे होते हो तो वहां पे जो दूसरी मार्केट वाले थे उनके लिए एक डोमेन ओपन हो जाती है। एंड अभी तक अगर आप देखें नेशनल फूड्स, लास्ट 5 इयर्स हम बात कर रहे हैं कि लास्ट 5 इयर्स में बुरी सिचुएशन चल रही थी। अगर आप एवरेज भी देखेंगे ना पिछले 5 इयर्स के, आप डॉलर के हिसाब से देखें तो 15-16% पर ईयर के हिसाब से नहीं बढ़ा डॉलर, ठीक है ना, क्योंकि 1-2 साल से तो फ्लैट फ्लैट है। तो ऑन एवरेज 15-16% से ज्यादा नहीं बढ़ा। नेशनल फूड्स की पिछले 5 साल के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ एंड अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है? 30%। ठीक है, तो आपके मुल्क के अंदर हम जब स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, हमें ऐसी कंपनीज को ऊपर फोकस करना चाहिए कि यार ये लोग जो है ना बुरे हालातों के अंदर वे बिजनेस को सस्टेन करके चल रहे हैं, तो इनके पास कुछ नॉलेज है, ठीक है। इन ये बुरे हालातों के अंदर भी इतने प्रॉफिट्स अगर जनरेट कर रहे हैं तो द मैनेजमेंट नोज समथिंग, ठीक है। और ये हकीकत है इन पाकिस्तान, हम ये चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते। और इसमें कुछ एक दो चीजें और ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि वो किस तरीके से कंपनी जो आपने इन चीजों को मैनेज करी होती है। बट दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द मार्केट कि ये अर्निंग्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। सो अमारा, आपने एक बहुत अच्छी बात की। आपने 2 टियर्स एक तरह से एक्सप्लेन किए। एक टियर है इकोनॉमी वाइड, आपने वो कुछ इंडिकेटर्स बताए, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, इंटरेस्ट रेट की बात की, कि ये कुछ इकोनॉमी वाइड इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री के बारे में आइडिया होता है कि हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, राइट। और कुछ पैरामीटर्स इसी तरह होते हैं एक कंपनी के, जैसे आपने रेवेन्यू की बात की नेशनल फूड्स की। अगर इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलें, इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर थोड़ा हम फोकस करें कि वो 2-3 ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी की हेल्थ देखने के लिए जो आप गेज करते हैं, मे बी ऑन अ डेली बेसिस। आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा अब स्टेट बैंक ने क्या डिसीजन लिया है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बरकरार रखा है, नहीं रखा है। और उसी तरह जब आप एक कंपनी पे जूम इन करते हैं तो कौन से इंडिकेटर्स पे आप फोकस करते हैं, वो भी टॉप कुछ इंडिकेटर्स, बिकॉज हम सबकी डिटेल्स में तो नहीं जा सकते। अच्छा चलें, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा लोगों को शायद कोई नॉलेज ज्यादा लग रही हो कि पता नहीं सेंट्रल बैंक से रिजर्व्स की बात कर दी, डिवैल्यूएशन के ऊपर मैं क्या बातें कर रहा हूं। अच्छा, जो मेरा कोर्स भी जो है इन्वेस्टमेंट मास्टरी जो मैं सरमाया के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने कोशिश ये की हुई है कि बड़े अच्छे तरीके से, जैसे छोटे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उस तरीके से मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूं। पहली चीज जो अभी मैंने एक्सप्लेन की बॉन्ड यील्ड्स वाली, वो तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गई होगी कि एक फिक्स इनकम है और एक स्टॉक मार्केट है। तो फिक्स वाली मार्केट अगर अच्छा रिटर्न दे रही है तो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहां पे रहेगा। तो पहली चीज तो आप लोगों को नहीं ये समझ। जो सेकंड इंडिकेशन है उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, सबसे पहले मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा आरओआई का इंडिकेटर, जो मैंने शुरू में आप लोगों को जैसे बात की कि किस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आपकी कौन सा स्टॉक्स कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आप सिंपल ये लेग भाई ने बहुत जबरदस्त इंडिकेटर बनाया हुआ है। जैसे लेट्स सपोज मैंने मिजान बैंक यहाँ पे पिक किया और 2002 में आप शेयर की प्राइस को देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री देख लें और यहाँ पे आए, जैसे कि यहाँ पे ये ऑन एवरेज 9.5 से 12 के दरमियान रहा, ठीक है। लेट्स सपोज एक मैं राउंड नंबर लेता हूँ 10 रुपीज, ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 शेयर ले लेता हूँ। इसको कंटिन्यू करके अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले 25 साल के अंदर जो आपका रिटर्न रहा है, तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 331 रुपी अगर आप यहाँ पे 10 रुपए अगर आप डालते हैं तो ये तकरीबन 330 रुपीज, यानी कि 330 टाइम्स जो है आपका यहाँ पे रिटर्न बनता है, ठीक है। देखिए, तो ये दिस इज बेसिकली जो आपका रिटर्न है, इसमें आप किसी और कंपनीज को भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज द आरओआई कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड यील्ड्स वाली, इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट रेट क्या है कि आपका शरह सूद होता है और आपके जो बैंक्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देते हैं। अब जिस रेट के ऊपर उन्होंने लोन देना है, अगर वो रेट ज्यादा है, ठीक है, तो आपकी जो कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, वो कहेंगे कि अभी लोन हमें ज्यादा महंगे रेट पे मिल रहा है। जैसे लेट्स सपोज 20 रुपए पे ऊपर बैंक कहता है, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले 2022 में 22% पे भी इंटरेस्ट रेट चले गए। अब जब कंपनी सोचेगी कि भाई 100 रुपए में से मैंने 22 रुपए बैंक को देने हैं, तो वो कहेगी यार अभी के लिए मैं रुक जाती हूँ, मैं कंपनी में अभी नहीं करती। जब ये रेट नीचे आना शुरू होंगे, कोई 15, 14, 13 के पास आना शुरू होंगे, तब हम सोचेंगे कि लोन हमें लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक कनेक्शन बताया, ऑल्दो इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो ग्रीन ग्रीन कलर है आपका, ये आपके वो वाले पीरियड्स हैं जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्टॉक मार्केट फ्रेंडली इन्वायरमेंट।
और जो हमारा येलो कलर है या रेड कलर है, इसमें इंटरेस्ट रेट आपके थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, जिसमें से रेड कलर जो है ये एक मेरा डेंजर जोन जिसको मैं कहता हूं कि यहां पे ज्यादा मार्केट थोड़ी सी ज्यादा गिरती है। सो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें रेड कलर मार्केट नीचे गिर रही है, रेड कलर येलो कलर में भी मार्केट नीचे गिर रही है। उसके बाद पीछे आ जाए 2008 में जब आपका क्राइसिस आने वाला था, उससे पहले मार्केट नीचे गिर रही है। फिर सेम वाइज अगर आप यहाँ पे देखें 94 96 में रेड कलर में मार्केट नीचे जा रही है। सो अब आपको कनेक्शन समझ आया कि यार इंटरेस्ट रेट का जो कनेक्शन है आपकी मार्केट्स के साथ कैसे लिंक्ड होता है। सो दिस इज द सेकंड फैक्टर जिसको मैं सबसे ज्यादा देखता हूं। अच्छा, अब थर्ड चीज आपने समझनी है कि जब इंटरेस्ट रेट हमारा ऊपर जो जा रहा होता है, सेंट्रल बैंक क्या सोच के करती है। हमने शुरू में बात की ना कि 5 to 7% महंगाई आपकी ज्यादा हो गई तो वो हमारे लिए ऑप्टिमल। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए 10%, 12%, 13% हो जाए, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी कि महंगाई एक्चुअली में ज्यादा हो रही है। और एक कुछ बिजनेसेस उनको तो फायदा हो रहा होगा, लेकिन गरीब बंदा जो है ना इसको हिट हो रहा है। हम बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को, कि भाई महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे आप ये नहीं समझते कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जा रहे होते हैं तो वो एक्चुअली में आपके लिए वो बढ़ा रहे होते हैं। बिजनेसेस तो पैसा बना रहे हैं, आप ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कलर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये थोड़ा सा हमें समझना है कि इन्फ्लेशन जब आपकी ऊपर गई, इंटरेस्ट रेट जब आपका ऊपर जा रहा है, तो पहले ये समझे, लॉजिकली समझे कि महंगाई किस चीज की वजह से ऊपर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई अगर ऊपर जाती है तो वो उसकी वजूहात क्या होती है, तो आपको एक जवाब मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इन पाकिस्तान है दैट इज ऑयल। ठीक है, कि ऑयल हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, और हमारा जो एक्चुअल में बिल है, जितना अभी अगर 2023 के नंबर आपको मैं बताऊं तो जितना ऑयल हम टोटल इंपोर्ट करते हैं, टोटल खाली ऑयल के इंपोर्ट, वो हमारी एक्सपोर्ट से भी हम कर रहे थे। यानी कि जितनी हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम ऑयल 2023 पे इंपोर्ट कर रहे थे। तो इतना हम डिपेंडेंट हैं ऑयल की वजह, ऑयल के ऊपर। तो अगर आपके ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो महंगाई आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है, अब रिसेंटली अगर आप देखें ईरान यूएस वॉर चली, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आपका ऑयल का रेट जब ऊपर जाएगा तो हमें थोड़ा सा सोचना है कि हो सकता है हमारी मार्केट्स के ऊपर हल्का फुल्का प्रेशर आ जाए, जो हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनको अभी भी फायदा हो सकता है, जिसमें आपका ऑयल के कंपनीज आती है नंबर 1। ठीक है, तो आपकी ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, पीओएल, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। जाहिर बात है इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, इनको फायदा है। नंबर 2 आपको ये सोचना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो क्या सोच रहा होगा कि जब आपके मुल्क के अंदर महंगाई आ रही होगी तो मैं एक तो ऑयल कंपनीज, ऐसी कंपनीज में आ जाऊं जो बिजनेस जिसका अच्छा है, दूसरा हाई डिविडेंड सेक्टर्स में आ जाऊं। पाकिस्तान के अंदर सेकंड हाई डिविडेंड सेक्टर आता है आपका, फर्स्ट नंबर पे कह लें आप, वो बैंक्स हैं। ठीक है, सो आपका पैसा क्या होगा, बैंक्स में आ जाएगा। थर्ड आपके एक फर्टिलाइजर सेक्टर है। फर्टिलाइजर सेक्टर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस ऐसा बना हुआ है कि वो जितना भी पैसा ज्यादा बनाते हैं वो 80% या 100% वो डिविडेंड्स के तौर पे दे देते हैं। सो फर्टिलाइजर में पैसा आ जाता है। फिर आपके आईटी सेक्टर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपका इंटरनेशनल ऑयल बढ़ रहा है तो उससे डॉलर की प्राइस भी थोड़ी सी ऊपर जा रही है। सो आईटी के अंदर पैसा आ सकता है। आपके रिफाइनरी, क्योंकि रिफाइनरी भी ऑयल से रिलेटेड है, तो उसके अंदर पैसा आ सकता है। रिसेंटली मैंने फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट शेयर भी की थी, एंड आई विल हाईली सजेस्ट इफ अगर आप लोग इसको जाके देख भी लें। मैं शुरू में यहाँ पे अगेन मैं खोल देता हूँ। सो ये मेरी अगेन प्रोफाइल के अंदर अगर आप आते हैं तो ये मैंने यहाँ पे इसको शेयर भी किया था कि मैंने 9th of March जिस टाइम पे हमारा जो सिचुएशन बन रही थी और जैसे ईरान की सिचुएशन बनी, तो मैंने खास तौर पे यहाँ पे मेंशन किया, आप डेट यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आ जाओ, रिफाइनरीज में आ जाओ, बैंक्स में आ जाओ, इस सेक्टर में आ जाओ। अब जो लोग एक्टिव हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता था कि ये इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो वो फौरी तौर पे यहाँ पे आ गए। ठीक है, लेकिन जो नहीं आए तो उनको अब जो है रियलाइज हो रहा है कि जितना लॉस KCNN इंडेक्स दिखा रही है उससे शायद हम कम कर सकते थे। और अभी मैंने कल के दिन में इसको यहाँ पे शेयर भी किया, यहाँ पे दोनों सेक्टर दिखा भी देता हूँ। ये वाला सेक्टर आपका, ये वाली जो पिक्चर अगर आपको नजर आ रही है, ये सारे वो सेक्टर हैं जो आपके सिक्लिकल है। मतलब है जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे होते हैं तो इन सेक्टर्स को फायदा होता है, यानी कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गए, ऑटो गाड़ियां हो गई। जैसे ही वॉर सिचुएशन आपकी स्टार्ट हुई है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये KCNN इंडेक्स का आपको नजर आ रहा है -10% की परफॉर्मेंस है। सारे सेक्टर्स जो हैं वो तकरीबन 20% के पास है। और अगर यही चीज मैं डिफेंसिव में दिखाऊं, मैंने कहा था कि अगर आप लोग यहाँ पे आ जाओ और ये देखें KCNN इंडेक्स अगेन -10 है,
कुछ सेक्टर्स तो पॉजिटिव हैं, मतलब 1 मार्च से ऑनवर्ड, जब से वॉर स्टार्ट हुई है उससे पहले की बात नहीं कर रहे। यहां पे देखें कुछ सेक्टर ज्यादा परफॉर्म करे, कुछ जो है थोड़े नेगेटिव है, ऑन एवरेज तकरीबन -5 गिरे होंगे, ठीक है। सो पॉइंट समझने का, छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आपके इंटरेस्ट यस रेट का प्रेडिक्शन आपके डिफेंसिव एंड सिक्लिकल सेक्टर्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट कर सकता है, वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। और अगर आपने लेट्स सपोज 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए होते और आपको ये नॉलेज ना होती कि आप सिक्लिकल्स में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते, तो आपको -1.5 लाख रुपए का नुकसान होता, ठीक है। और अगर आप डिफेंस में आ जाते, चाहे मेरे कहने पे ही आ जाते, तो आप 50,000 रुपए के नुकसान पे होते। तो 1 लाख का जो डिफरेंस होता है, ये सिर्फ किस चीज के बेस के ऊपर है कि आपकी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि ये कनेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यही थोड़े सा हम इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी चले जाते हैं। इंटरनेशनल जी मार्केट के अंदर अब चूंकि मैंने फॉरेक्स का भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें मैंने कुछ टूल्स मैं अपने एंड पे यूज करता हूं, जिसको कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। सो व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट? कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है वो कौन कौन जी सी या करेंसीज के अंदर उसका एक्सपोजर होता है, उसका पता होता है, ठीक है। सो दिसंबर के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर दिसंबर के अंदर मेरे पास ऑयल के अंदर जिस पोजीशंस में यहां पे नजर आ रहा था कि यहां से पोजीशन बिल्डअप होने लग गई है, दिसंबर में 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स वो पोजीशन बिल्डअप हो रही थी, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे आपको जी ताकि हम इसको थोड़ा सा समझ लें। सो ये सीओटी रिपोर्ट है। यहां पे अगेन आप देखो, ये दिसंबर का पीरियड जो है, यहां से ये नंबर बड़ी तेजी से ऊपर जाना शुरू हो गया। ये बचा रहा है जी इसका मतलब ये है कि आपका जो स्मार्ट मनी है वो इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है, पोजीशंस ऐड। अच्छा, अब एक दो चीजें मैं और भी दिखा देता हूं, जैसे कॉर्न है। कॉर्न भी अगेन दिस इज कमोडिटी, और इसकी भी प्राइस क्या हो रही है देखें, शूट करके जनवरी ऑनवर्ड्स बड़ा तेजी से ब्लू लाइन ऊपर जा रही है। इसका मतलब है इसने भी स्मार्ट मनी पोजीशन ले रहा है, ठीक है, यूजिंग दिस स्मॉल, ठीक है। अगर आप अमेरिका के शेवरॉन का शेयर देखें, ठीक है, सो दिसंबर से ये डबल हो चुका है, ठीक है। कॉर्न के अंदर कोई भी, ये कॉर्न की कमोडिटी देखें, जनवरी से इसके अंदर पोजीशन बिल्डअप हुई, ये तकरीबन 420 से 460, ये तकरीबन 10-15% विद इन 2 मंथ्स इसका रिटर्न बन रहा है, ठीक है। इसका भी कोई जी हम पिक कर ले, वैसे सिंपल, अब एआई आ गई भी है, आप सिंपल जाके चैट जीपीटी से पूछ लें, क्लॉड से पूछ लें कि कौन से रिलेटेड मुझे कोई भी स्टॉक्स बता दो कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो उसकी बेस के ऊपर सेल करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। सो आपको मिलेगा एक बिल्कुल नाम से एक स्टॉक, ठीक है। सो दिस इज जो टॉप पे आता है, ठीक है। एक बीजी और एक एडीएम, दोनों में दिखा देता हूं आपको। ये 80 का स्टॉक जो है वो तकरीबन 130 के पास आ गया। सो ओह वाह अब नॉलेज को देखें कि आप किसी चीज को भी, नॉलेज को इस तरह यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और भी चीज आपको दिखाता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसी के अंदर ये जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट है, यहां पे मैंने ये बिल्ड की होती है कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन कितने कितनी पोजीशंस पे बिल्ड कर रहा है। पिछले पूरे एक साल में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस थी वो गोल्ड के अंदर थी, और अगर आप पिछला पूरा 2000 देखेंगे तो गोल्ड सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है। फिर मैंने एक और जी टूल यहाँ बिल्डअप किया, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डॉलर में ये इस वीक के अंदर भी काफी ज्यादा इंक्रीज नजर आया, और ये एक महीने से लगातार नजर आ रहा है, ठीक है। सो डॉलर हमारे पास क्या कर रहा है, पिछले एक महीने के अंदर डॉलर मेरे पास ऊपर जा रहा है, तो मैंने उसकी बेस के ऊपर भी डॉलर की सजेशन की कि आप इसमें ये देखें, जनवरी से ऑनवर्ड डॉलर बड़ी तेजी से शूट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जी यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूं। सो ये अगर आप देखें 3 मार्च ऑनवर्ड्स पॉन्ड के अंदर मुझे एक पोजीशंस बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है कि इसमें भी जंप आ रहा है। तो देखें, आप पहले से पता लग गया ये कौन भी ऊपर जा सकता है, कमोडिटी है, और उसके साथ अगर आप कोई भी स्टॉक कौन से रिलेटेड लेते हैं वो भी ऊपर जाएगा। सो ये छोटी बिल्कुल चीजों को आप अगर नॉलेज वाइज यूज करें, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट्स में यूज कर लें, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर यूज करें, तो इसका आपको हमेशा फायदा मिलता ही है। सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स, मैंने कहा चलें आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की भी देते हैं और यहाँ की भी देते हैं, आप इसको यूज करके पैसे बना सकते हैं। हमारे मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ पैसे बनाने में बट एक चीज आई थिंक जो बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ना लोगों को, और आई थिंक टू पुट इट द राइट वे, मैं कोशिश करती हूँ मैं उसे सही तरह से आर्टिकुलेट करूँ कि इवन वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक्चुअली डिसेंट रिटर्न्स भी ले रहे हैं, रिस्क एपेटाइट भी है, लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ भी आए हैं, मगर वो भी ना डिस्टॉर्शंस आती हैं। जैसे ऐसी नॉलेज, जैसे आपके फ्रेंड ने ये बात की कि मैंने एनालाइज कर लिया है कि लोग अब ईवी की तरफ मूव करेंगे, तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये होगा, या फिर इस तरह के कोई मार्केट में सिग्नल्स आते हैं जो लोगों के थ्रू आप तक पहुंचते हैं, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट्स होती हैं, लेजिटिमेट नहीं भी होती, बट नॉलेज ऐसी होती है कि आपको लगता है कि हाँ ये मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ इसकी बेसिस पे।
तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि नहीं ये लेजिटिमेट सोर्स है या ये एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, या ये चीज बस एवं ही ये बात हवाई फायर कर रहा है, लाइक इट हैज नो सॉलिड फाउंडेशन. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉइज एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका बड़ा मजेदार एक आंसर है. सो अच्छा, मेरा जो हिस्ट्री रही हुई है ना, जब मैंने अपने लिए एक मॉडल को बिल्ड किया, दैट इज इन्वेस्टर जीनी मॉडल. सो वो क्या करता है कि वो जितने भी आपके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे आपने बात की ना कि किस तरह पता लगेगा कि ये बिजनेस ठीक है या नहीं है, तो वो बिजनेस को एनालाइज करता है. वो आप कह लें कि एक टूल है जो एनालाइज कर रहा है जितने भी स्टॉक्स आपके हैं. अमेरिका के अंदर 5,000 स्टॉक्स को भी वो एनालाइज कर देगा एक ही गो के अंदर, ठीक है. पाकिस्तान के अंदर 500 कंपनीज को एनालाइज कर देगा और उसकी बेस के आपका टॉप के बिजनेसेस वो बताता है. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज लॉजिकली भी हमें सोचना है और थोड़े से ये नंबर्स भी हमें देखने होते हैं. अच्छा, मैं सिंपल अभी आपको दिखाता हूं, और चाहे अब एक मिनट के लिए आपने क्या सोचना कि आपकी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है. आपने बेस ऑन जो चीजें मैं अभी आपको दिखाने लगा, आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि वाकई में ये कोई चीज लॉजिकल समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है. अच्छा, जैसे साजगर के ऊपर ना, जो मैंने जैसे आपको बात की इन्वेस्टर जीनी स्कोर, ठीक है, इसके ऊपर ना हमने एक सरमाया स्कोर बना दिया. सरमाया स्कोर का मतलब है ये जितना ज्यादा स्कोर ज्यादा अच्छा है उतना वो कंपनी स्ट्रांग है. नंबर ज्यादा तो समझ आ गया कि ये अच्छा है, ठीक है. अब यहाँ पे हमने ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बताया हुआ कि किस किस तरीके से आपने रेशियोज को देखना है, ठीक है, कि आपकी कंपनी कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है. अब आप यहाँ पे देख रही है कि ये ग्रोथ के नंबर्स हैं और ये आपकी रेवेन्यू, ये तो हर कंपनी का होना चाहिए ना कि सेल जिसकी सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कंपनी. फिर आपकी सेल प्रॉफिट में कन्वर्ट होनी चाहिए, वो भी आपका एक बड़ा अच्छा सिनेरियो होता है. फिर थर्ड चीज होती है कि प्रॉफिट आपका कैश में कन्वर्ट होना चाहिए. और फिर आपका चौथा कर्जा कम होना चाहिए. तो ये चार चीजें अगर किसी कंपनी में अगर आपको मिल रही हैं तो इसका मतलब है फंडामेंटली वो कंपनी अच्छी है. अब आपने सिंपल ये देख के बताना है कि ये यहाँ पे जो रेटिंग लिखी हुई है, ये जो गुड लिखा हुआ आ रहा है, इतना तो हम पढ़ सकते हैं ना कि ये अगर गुड है तो क्या मतलब है, इसका कंपनी के लिए अच्छी चीज है कि बुरी चीज है. मैं इसका ऐसा करती हूँ कि एनुअल रिजल्ट्स भी देख रही हूँ जो आपने लिखे हुए हैं, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, और साथ में उसकी रेटिंग भी देखती हूँ, ठीक है. बिल्कुल. आई एक्चुअली कैन नॉट बिलीव द नेट प्रॉफिट का केगर जो है, जो कम्युलेटिव एग्रीगेट ग्रोथ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज कर रहा है. मुझे लग रहा है जैसे नंबर फ्लॉड है, तो एक्चुअली ये सेल का नंबर है. वो कैगर हमने वो उसके आगे रेटिंग गुड निकाली हुई है. सो ये 75 बिलियन उसके 2021 में प्रॉफिट था और आपको 18 बिलियन तक जा चुका है. सो वो नंबर है, नॉट द. अच्छा, मैं भी कहूँ इतनी इतनी ग्रोथ कैसे आई है, बट नहीं, इवन लुकिंग एट द नेट प्रॉफिट, ऑफ कोर्स इतनी ग्रोथ तो है ही कि रेटिंग जस्टिफाइड है. सो यहाँ पे देखें, सिंपल में हमने क्या किया कि ये गुड बैड एवरेज की एक रेटिंग्स निकाल दी, जिसकी बेस के ऊपर आप कंपनी को समझ सकते हैं कि यार इसकी कंपनी के अंदर ये क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, कंपनी के अंदर कोई मसला है तो कहां से पता लगेगा, ठीक है. जैसे लेट्स सपोज मैं स्टेबिलिटी पे आता हूं, यहां पे अब कुछ इसमें सिर्फ एक नंबर मेरा बैड है, वो भी सिर्फ टोटल डेप्ट, यानी कि कर्जा. चूंकि अब जाहिर सी बात है वो कर्जा ले रही है कंपनी, और ये कर्जा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप डेप्ट टू इक्विटी पे आएंगे ये एक नंबर होता है. ये खैर हम कोर्स तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन इसमें अगर आप देखें कि हर चीज आपको गुड कितनी ज्यादा नजर आ रही है, एक बैड है और उसने ही एक्सप्लेन कर दिया कि अच्छा चलो कर्जा थोड़ा बहुत बढ़ाया, लेकिन कर्जा बढ़ाने से कोई मसला नहीं है कंपनी को, क्योंकि इसमें बाकी चीजें परफेक्ट है. कैश भी अच्छा है, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी एक नंबर जो देखा जाता है वो भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है. जब आपकी सारी चीजें अच्छी हैं तो इसका मतलब है कंपनी फंडामेंटली नंबर 1 बहुत अच्छी है, ठीक है. अब इसको एक चीज को आपने सिंपल क्या देखना है कि ये तो समझ आ गया. अब बिजनेस वाइज क्या सोचना है, एक चीज सोचनी है क्या ये बेचते क्या है, प्रोडक्ट क्या है. अब आप देखें साजगर क्या बेचता है, हेवल जो गाड़ियां आपको सड़कों पर नजर आती है वो कौन बेचती है, जिम्मेदार कौन है, साजगर है. रिसेंटली वो बढ़ती जा रही है, मतलब हेवल बहुत ज्यादा बिक रही है, और इसको देखने का क्राइटेरिया है पामा के नंबर्स आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन, आप जाके उसको देखें, और अगर उसमें इजाफा नजर आ रहा है आपको 6 महीने के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से, तो इसका मतलब है कंपनी अभी तक बिल्कुल ठीक जा रही है. सो दिस इज वन सिंपल जिसको आप यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और दे देता हूं. जैसे इंटरलूब अभी रिसेंटली दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर गया है, लेकिन अगर इसको मैं एक नजर में, यानी कि आपको एक नजर में चाहिए, तो सरमाया के ऊपर अगर मैं यहां पे आऊं तो ये मेरी हिस्ट्री देखें, यहां पे मुझे बता रहा है कि इस कंपनी का जो टोटल डेब्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था. कि यार चलो ठीक, आप
एक बिजनेस करें, क्योंकि ये बेसिकली नाइकी और पूमा वगैरह जो कंपनीज उनको सॉक्स भी बेचते हैं और अब ये गारमेंट्स के अंदर भी आ रहे हैं। सो बिजनेस एक्सपैंड करें, उसके लिए आपको कर्जा चाहिए, ठीक है, टोटल डेट बढ़ा है, लेकिन जितना आपकी इक्विटी यानी कि नेट वर्थ ऑफ द कंपनी है वो भी बैड आ रही है। सो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे ना 2025 के अंदर इंटेल ने परफॉर्मेंस नहीं दी जितना केएसई 100 इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। सो एक नजर में ये सिर्फ यूजिंग दिस जो टेक्निक जो आपके गुड बैड एवरेजेस वाली चीज है, ये आपको फौरी तौर पे बता देती है कि भाई कंपनी के अंदर मसला क्या चल रहा है। सिंपल जाके किसी भी ब्रोकर की रिपोर्ट से आपको ये पढ़ना है कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि वो गारमेंट्स के बिजनेस में आई है, आजकल पैसा यूज हो रहा है। अब मैं क्या कहता हूं कि सिंपल आप ये करें कि जिन कंपनीज के सारी चीजें गुड हैं, ठीक है, आप उसको पकड़ो और सिर्फ ये देखें कि उसका प्रोडक्ट के अंदर बेहतरी आ रही है या उसके जो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है, बस उसको देखना है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप सीमेंट की कंपनी को पिक करते हैं, सीमेंट की कंपनी में कोल एक मेजर इंग्रेडिएंट है, कोल की प्राइसेस बढ़ रही है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, ठीक है, तो वो सीमेंट्स परफॉर्म नहीं करेंगे चाहे जितना मर्जी मेरे पास यहाँ पे गुड आ रहा है, ठीक है। सो आपका स्टॉक गिर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, जैसे अगर आप देखेंगे पीओएल देख ले या ओजीडीसी देखेंगे, पीपीएल देखेंगे, ये ऑयल के रेट्स ऊपर जाने से बेहतर आएगा। अब मेरे एंड पे क्या होगा कि जिसका स्कोर मेरे पास सबसे बेहतरीन होगा और वो कंपनी ऑयल चूंकि ज्यादा ऊपर जा रहा है, अगर वो ऊपर जाती है तो मैं उस स्टॉक को पिक करूंगा। आपके रिटर्न आपको नजर आएगा कि उसके रिटर्न्स ज्यादा आपको। सो ये कुछ टेक्निक्स हमने यहाँ पे यूज किया है जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग कंपनी के अंदर क्या मसला आ रहा है और कौन से नंबर्स पे आ रहा है, यूजिंग जस्ट गुड बैड एवरेज, ठीक है। तो ये हमने सरमाया के ऊपर डेवलप किया हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज और भी बताता हूँ, यही चीज के ऊपर जो मैंने मॉडल बिल्ड किया तो मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर भी इसको ऐसे अप्लाई किया हुआ है। और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर मैंने 3 मंथ्स पहले यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी मैंने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, मार्केट ने तकरीबन -6%, -3 to 6% के दरमियान न्यूयॉर्क स्टॉक्स ने, नैस्डैक ने परफॉर्म किया था। मेरे स्टॉक्स ने ऑन द सेम पीरियड ऑन एवरेज 20% परफॉर्म किया, जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है, यूजिंग द सेम टेक्निक। और जो अभी आपको मैंने शेवरॉन वाली चीज दिखाई और आपको जो मैंने कमोडिटीज वाली दिखाई, सिंपल जितना आप नॉलेज को यूज करेंगे, जितनी क्यूरियोसिटी अगेन और इंप्लीमेंटेशन, ये 3 चीजों को अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे ना, आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तो आपका लॉस उतना नहीं होगा जितना कोई आप जो है वो लॉस कर रहा है। अमर, एक चीज बिगिनर्स के लिए जो नए नए आए हैं उनके लिए आप रेकमेंड नहीं करेंगे कि वो या तो म्यूचुअल फंड्स में चले जाएं जो किसी इंडेक्स को फॉलो करें, इट्स इजियर फॉर देम, या फिर कोई ईटीएफ ले लें, या फिर आप रेकमेंड करेंगे कि नहीं वो इस एनालिसिस के थ्रू ही कुछ स्टॉक्स ही पिक करें? नहीं, एग्जैक्टली आप म्यूचुअल फंड से पे जा सकते हैं। पहली चीज आप ये समझें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते, बेस्ट इज टू आइडेंटिफाई म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स का भी टूल हमारे सरमाया के ऊपर अवेलेबल है, आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देख सकते हैं, वो कर सकते हो। दूसरा, मैंने वैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि अगर आपने ज्यादा पैसा बनाना है, लेट्स सपोज आपने म्यूचुअल फंड्स की सिलेक्शन करनी है, तो टॉप 10% स्टॉक्स के जो म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड किए होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, हमारे सरमाया के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। उसमें जाके आप सिंपल एक चीज को देखो, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो जो मैंने आपको 5 सेक्टर्स बताए, अगर वो 5 सेक्टर्स म्यूचुअल फंड ने ज्यादा होल्ड किए हैं, उस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा होल्ड किए हैं, देयर इज अ हायर चांस कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं और उस पीरियड के अंदर आपके म्यूचुअल फंड ने सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, आपके टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इस तरह के जो ऑटो के सेक्टर हो गया, ऑटो पार्ट्स वाला सेक्टर हो गया, अगर उसमें एक्सपोजर ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये एक तो छोटी मैंने एग्जांपल दे दी कि दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सेकंड इज, जो मैं एक बड़ा आसान तरीके का आपको बताऊंगा, वो ये होता है कि KSE 30 जैसे आपका एक पूरा स्टॉक मार्केट के एक इंडेक्स है, टॉप 30 कंपनीज आपकी एट एनी टाइम। ये जो इंडेक्स होता है ये आपका हर 3 महीने के बाद कुछ कंपनीज इसमें ऐड इन होती हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट होती हैं बेस्ड ऑन कि कितना बड़ा साइज है कंपनी का, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया होता है। सो अगर आप एनी टाइम KSE 30 इंडेक्स का ग्राफ देख रहे हो ना, इसका मतलब आप टॉप 30 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हर 3 महीने बाद देखें कि कोई जो कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो निकल गई है, अगर आपके उसके पोर्टफोलियो से KSE 30 क्या जो लिस्ट है उसमें से निकल गई है, आप उस स्टॉक को बेच दें। जो एंटर हुआ है उसको आप खरीद सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि 30 स्टॉक्स आप खरीदें, आप ये कर सकते हैं उसमें से 5 ले लें या 10 स्टॉक्स ले लें।
हर एक सेक्टर की एक एक कंपनी उठाएं, ठीक है, और एवरी 3 मंथ्स आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या वो इंडेक्स से बाय तो नहीं निकल गई कंपनी, अगर निकल गई उसको सेल कर दें, और एंटर हुई है तो आप इसको एंटर कर लें। आप इन फ्यूचर जो है वो उतना रिटर्न लाजमी बना रहे होंगे जितना KSE 30 बना रही है। अगर आपने उससे भी ज्यादा पैसा बनाना है और आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वो करें काम, सरमाया स्कोर जैसे हमने बिल्ड किया, टॉप 30 कंपनीज आ रही हैं आपके पास, उसमें से देखें हर सेक्टर में से जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है उसको रख लें, ठीक है, और टॉप 5 में से या टॉप 10 में से रख लें, और अगर वो स्कोर गिर रहा है तो कोई और कंपनी जिसका स्कोर ऊपर आ गया उसको रख लें। आप डाउन द लेन सिर्फ ना मार्केट को बीट कर रहे होंगे, आप उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और जितने म्यूचुअल फंड्स है उससे ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस होगी। बेहतरीन। और अमार, अगर एक ऐसा शख्स है हु इज विलिंग टू गिव दिस टाइम, वो कहता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू जस्ट फॉलो एन इंडेक्स या मैं टॉप 30 कंपनीज नहीं, आई एक्चुअली वांट टू बिल्ड दिस स्किल सेट बिकॉज ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म फायदा देता है, राइट? तो वो कहता है कि मुझे बताओ कि मैंने किस तरह से एनालिसिस सीखना है, मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस बिट पे काम करूं। आपने बात की क्यूरोसिटी बिल्ड करो, आपने और भी 2-3 बातें स्टार्ट में की थी कि मतलब हर वक्त अपनी स्टॉक बुक खोल के देख के अपना पोर्टफोलियो मत देखते रहो, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आओ, पैनिक सेलिंग ना करो। तो इन सारी क्वालिटीज को किस तरह वो प्रायोरिटाइज करे, किस तरह बिल्ड करे ओवर टाइम, इसके बारे में अगर कुछ आप बात करें तो आई थिंक अच्छा, दैट विल बी इसमें यूजफुल। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं उसको आप ले सकते हो। अब ट्रेनिंग्स की हम हमेशा कॉस्ट हमारी थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं फिर वो क्वालिटी स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो मेहनत करने वाले होते हैं, क्योंकि जब फीस आपने दी होती है ना फिर आपका दिल भी करता है कि यार जरा थोड़ा सा मैं चीजें भी सीखूं। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल देखो कि मैंने वो जो डिफेंसिव और सिलेक्टिव स्टॉक्स वाली आपको मैंने एग्जाम्पल बताई, अभी ईरान वॉर 1 महीने के अंदर हुई है, सिर्फ यूजिंग दैट नॉलेज आप 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए के ऊपर बचा रहे हो, सिंपल से एक छोटी सी चीज। और मैंने आपकी यूएस मार्केट का दिखाया, यूएस मार्केट में यूजिंग द सेम टेक्निक, आप शेवरॉन का शेयर ले लो, अमेरिका में एक वाहिद कंपनी है जो वेनेजुएला के अंदर अमेरिकन कंपनी काम कर रही है, इसका मतलब है दिस कंपनी वाज द मोस्ट बेनिफिशियल आउट ऑफ ऑल द कंपनीज, क्योंकि वेनेजुएला को यूएस ने कैप्चर किया। एक कंपनी सबसे ज्यादा फायदा रहेगी अगर ऑयल ऊपर जाएगा, शेवरॉन। आप देखें 1 महीना पहले वॉरेन बुफे ने उसके शेयर्स लिए थे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स मैं अपने एंड पे कोर्स में पढ़ाता भी हूं, और ये भी बताता हूं कि किस तरीके से आप पहले से भी जज कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे आपको एक इंडिकेटर मैं भूल गया हूं, दैट इज कॉल्ड लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो किसी दिन मैं फिर वास्ते बताऊंगा आपको। अच्छा, व्हाट आर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको ये बताते हैं कि आने वाला जो 3-4 महीने है उसमें आपकी इकोनॉमी के नंबर कहां जाने वाले हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बाद में भी जरा इसको गूगल करके भी देख लीजिएगा। ये इंडिकेटर्स मैंने अपने बिल्ड किए हैं, और मैं तो तकरीबन 9 कंट्रीज को देख रहा होता हूँ। ये क्या करते हैं कि आपको 3 महीने पहले बता रहे होते हैं कि आपकी इकोनॉमी अगर नीचे जाने वाली है तो आपकी स्टॉक मार्केट पहले से गिरना शुरू हो जाती है, और अगर आपका नंबर ये ऊपर जा रहा होता है तो आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो जहां पे मैंने 20% का आपको रिटर्न बताया ना कि मेरे 20% यूएस मार्केट में पिछले 3-4 महीने में बना है, वो इस वजह से बना था कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया हुआ था कि आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले 2-3 महीने से वॉर से पहले पहले ऊपर जा रहे थे। मार्केट चाहे वो नहीं भी परफॉर्म करी थी, लेकिन जो मेरे सेक्टर्स जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे। अब ये जो छोटी छोटी नॉलेज है, ये अगेन दैट इज पार्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट मास्टरी कोर्स एज वेल, तो उसमें आप पढ़ भी सकते हो। और अगर आप नहीं अफोर्ड करते या आप कहते हो कि मेरे पास पैसे कम है, तो आप सरमाया के यूट्यूब चैनल पे जाएं, ठीक है। हमारी पूरी लिस्ट अवेलेबल है, मेरा हर वीक एक बुल्स एंड बियर्स शो आता है जिसमें हम ये सारी चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं। ऑल्दो वो डेली बेस पे नहीं होता, लेकिन हम बता देते हैं कि अगले हफ्ते में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली इसमें ये ज्यादा बेहतरी हो रही है, तो वो सारी चीजें आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। And I think like in this day and age when you have AI, अगर आप बेसिक कुछ चीजें ऑनलाइन सीखें और फिर AI की हेल्प लेके अपना रिसर्च खुद भी शुरू करें तो आप कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। पहले तो आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था, अब तो आप AI को बार बार वैलिडेशन करके चेक करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, काफी रिसर्च आप वहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं। अमार, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने बताया कि आपने कुछ महीनों में, लास्ट कुछ मंथ्स में 20% रिटर्न बनाया। आपने यकीनन ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कभी बहुत रिटर्न बनाते हैं, जैसे आपने बात की थी आप अपने एक फ्रेंड की जिसने एक के $5,000 किए थे, और वो ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बार बार लॉसेज होते हैं, रिकरिंग लॉसेज होते हैं, एंड देन इवेंचुअली देयर लाइक यार आई एम सिक ऑफ द स्टॉक मार्केट, मैं जा रहा हूँ।
तो जो द लेटर हाफ जो बहुत ज्यादा एराटिक हैं, जो कि कभी बहुत हाई हैं और कभी बहुत लो हैं, उनकी ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं दैट पीपल शुड अवॉइड ना, क्योंकि हम में भी कई दफा वो वीकनेसेस होती हैं बट हमें पता नहीं होता। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें क्लियरली अपने आप में से खत्म करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी? उसमें सबसे पहले तीन चीजें मेन होती हैं। नंबर वन तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नॉलेज, ठीक है। वो तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में आज वैसे ही बात कर दी। राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आपकी क्यूरियोसिटी, एंड द थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन। ये चीज तो सबसे नंबर वन है। तो ये जब होता है तो आप जो लॉसेस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी होती है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। आप रिवेंज ट्रेड करते हो। आप बेसिकली अगर आपको एक लॉस हो गया, लेट्स सपोज, आप कोशिश करते हो यार नहीं मैं और पैसे डाल देता हूँ, और हालांकि अगर वो लेट्स सपोज एक कंपनी लॉस कर रही है तो पहले लॉस को समझो ना यार कि वो लॉस क्यों कर रही है। कोई मामला तो हो सकता है खराब हो, कोई रॉ मटेरियल उसको महंगा मिल रहा है जिसकी वजह से उसकी अर्निंग्स नीचे जा रही है। दोबारा खरीदोगे तो और नीचे जाने के चांसेस है, ठीक है ना। तो वो एक ओवर ट्रेडिंग के मजीद इस तरह से करना, फॉरेक्स में अगर आप कर रहे हो, टेक्निकल्स पे कर रहे हो, उसको कहते हैं रिवेंज ट्रेड, कि एक लॉस हो गया अब इसको मैं रिकवर करूं, ठीक है। कंडीशंस को नहीं समझ रहे हो तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। व्हाट इज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी? मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, आपने कोई स्टॉक लिया या फॉरेक्स का कोई पेयर लिया, हल्का सा ऊपर गया, आपने फौरी तौर पे टेक प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। और जब आपका लॉस होता है ना तो आप लॉस को होल्ड करके बैठे होते हैं, अच्छा नीचे जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर मैं कर लूंगा, वो फिर नीचे जाता रहता है। और अल्टीमेटली जो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं वो आप बिल्कुल ही कम कर देते हो। जहां पे आपका टेक प्रॉफिट, आपको उसको राइड करना होता है, उसको लेके जाना होता है, अच्छा खासा उसको चलने देना होता है, वहां पे आप टेक प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हो, स्टॉप लॉसेज आप जल्दी हिट करवा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं अपना भी टेक्निक बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन ही करते हैं कि आप टेक प्रॉफिट कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं उनसे कहता हूँ यार मैं टेक प्रॉफिट करता ही नहीं, ठीक है। और वो मैं क्यों नहीं, कैसे नहीं करता, एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे मॉडल के अंदर लेट्स सपोज कंपनीज आ गई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एवरी क्वार्टर क्या करूंगा। लेट्स सपोज मैंने 10 लाख रुपए डाले और मैंने 10 कंपनीज में डाल दिए 1-1 लाख रुपए। अब चूंकि वो मैंने बहुत आइडेंटिफाई करके बेस्ट बिजनेसेस पिक किए, बेस्ट सिचुएशंस पिक की, तो मुझे लगता था कि वो 10 के 10 स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें से कुछ ज्यादा परफॉर्म करेंगे, कुछ कम करेंगे, ठीक है। ऑन एवरेज लेट्स सपोज वो 12 लाख रुपए एक क्वार्टर में कर गए, ठीक है। ज्यादा होता है, 12 लाख ज्यादा हो गया, बट एनीवेज मतलब जितने भी किए उसने, उसमें से कुछ स्टॉक क्या होंगे, 1 लाख रुपए डाले होंगे वो 1,40,000 पे गए होंगे। कुछ स्टॉक 1 लाख रुपए वाले 90,000 पे भी आए होंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो 10 स्टॉक्स थे वो 12 लाख रुपए चले गए। सो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर उसको रीबैलेंस करूंगा। रीबैलेंस से मतलब ये है कि मैं दोबारा ये करूंगा कि एक 12 लाख रुपए हो गए, अब मैं 1,20,000 पे कर करके सब में इक्वल कर दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो स्टॉक मेरा 1,40,000 पे होगा उसके सिर्फ 20,000 बेचूंगा, ठीक है। और अगर वो 90,000 वाला स्टॉक है उसमें उसके अंदर मैं 30,000 मजीद डाल के या मतलब किसी और जगह से मैंने डाल के उसको भी 1,20,000 पे डाल दूंगा, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि एक तो नंबर वन, मैंने ज्यादा स्टॉक वाले की प्रॉफिट टेकिंग भी कर दी, जो लॉस वाला था उसके अंदर मैंने थोड़े से पैसे मजीद भी डाल दिए। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मेरे पास नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर भी टॉप 10 बिजनेसेस होने चाहिए। अगर वो टॉप बिजनेसेस नहीं है तो वो मैं उसमें से वो एग्जिट लूंगा, चाहे वो लॉस में है चाहे वो जितना मर्जी प्रॉफिट में, एग्जिट लेके ये समझूंगा कि इसकी बेस के ऊपर मैंने अब इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि मैं अब शुरू में, अगर पॉडकास्ट के शुरू में मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो को देखा ही नहीं है 3 महीने से, क्योंकि मैं साइकी समझता हूं ना कि मार्केट्स कैसी हैं, उसकी बेस के ऊपर कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं, कैसे परफॉर्म कर सकता है। अगर किसी को हिट हो रही है तो मुझे इतना मसला नहीं है, वो बिजनेस ठीक कर रही है। तो ये चीज अगेन नॉलेज से, रिस्क मैनेजमेंट से, ये चीजों से आपकी आती है। अमार, और अगर एक बंदे ने बहुत साल पहले लॉन्ग टर्म ही अपना होराइजन रखे इन्वेस्टमेंट की थी और उसका उसका ये पर्सपेक्टिव था 2026 में, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है कि मेरी शादी है 2026 में, जो है ना मैं फाइनली ग्रोथ लेके तो इसको लिक्विडेट कर लूंगा, मैं 2016 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ग्रोथ आई होगी, बट अब उस बेचारे के साथ ये हुआ है कि जिस टाइम पे उसने सोचा था कि मैं इसको लिक्विडेट करूंगा और फाइनली वो फ्रूट्स ऑफ माय पेशेंस आई विल गेट सम प्रॉफिट, उस टाइम पे ग्लोबल क्राइसिस आ गया है। तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? अच्छा, इसको एक तरीके का हम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे अगेन मैंने स्क्रीन थोड़ी सी शेयर किया ताकि थोड़ा सा हम समझ सकें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, पहली चीज तो हमने ये समझनी है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये हमारा कोई येलो या रेड कलर आ जाए, जैसे इंटरेस्ट रेट
ज्यादा होने वाला है, ठीक है, तो हम पहले से प्रिपेयर हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान मार्केट नहीं है, आप इंटरनेशनल मार्केट्स को भी इसको अप्लाई करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पे जब भी ये रेड कलर आएगा, येलो कलर जिसको हम कहते हैं, कि जब आपका सिनेरियो आता है तो आपकी मार्केट्स परफॉर्म नहीं करती। अब आपका अगर शादी आने वाली है, लेट्स सपोज, आपने पहले से एनालाइज 1 साल पहले करना शुरू कर देना है कि क्या हालात ऐसी साइड पे तो नहीं जा रहे कि ये येलो या रेड आ सकता है। वो कैसे पता लगेगा? हमने पहले बात की, इन्फ्लेशन पहले ऊपर जाती है, कि आपका इन्फ्लेशन 8, 9, 10% से ऊपर जाना शुरू होगी, देन दिस मीन्स देयर माइट बी येलो या रेड कलर। एक चीज नंबर 1 होगी। नंबर 2, वॉर तो किसी को नहीं पता ना, कि वॉर किसी टाइम भी क्या सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। सो वॉर वाली सिचुएशन अगर आ रही है और अगर आपकी उसी साल शादी है, तो कम से कम उस टाइम पे तो आप थोड़ा सा रियलाइज कर सकते हो ना कि यार मैंने 20 साल से पैसे लगाए हुए थे, तो देयर इज नाउ अ टाइम कि मैं इस तरीके से अब इसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल दूं, ठीक है। अब यहां पे मैं एक टिप आप लोगों को दे देता हूं। ये जो येलो कलर और रेड कलर है और ये जो ग्रीन कलर है, आप इसकी हिस्ट्री भी यहां से पाकिस्तान मार्केट की भी देखें, यूएस मार्केट की भी देखें, ये एक साइकिल होता है। पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट्स के में भी देखेंगे, 5 to 7 ईयर्स आपका ग्रीन साइकिल लाजमी चलता है, ठीक है। फिर आपका जो येलो या रेड कलर आता है वो आपका सिर्फ 1.5 से 2 साल आता है, ठीक है। सो 1.5 से 2 साल के बाद आपका ग्रीन कलर आना ही आना होता है। दिस इज हाउ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वर्क्स, बिकॉज 30 ईयर्स जूम आउट करके हमेशा मार्केट ऊपर जाती है। तो ये सिर्फ येलो कलर, रेड कलर, ये बाय द वे बुल्स एंड बियर्स में भी मैं बताता रहता हूं, इसको आइडेंटिफाई करें एंड देन आप अपने डिसीजन मेकिंग उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया? Perfect. This is very useful. Any concluding message for your followers जो ये देख रहे हैं, because I know मैं इसका एक part 2 तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, because there are so many questions जो मैंने अभी तक आपसे पूछे ही नहीं और मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, but you want to conclude with a message for everyone who wants अच्छा, एक to चीज learn about investing. हाँ, बिल्कुल, मैं स्टार्ट से करता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी वो मेरे दोस्त की, जिसने बहुत जबरदस्त पैसे बनाए एंड देन ही केम बैक इनटू पाकिस्तान एंड देन यहां से वो बिजनेस कर रहा है आफ्टर ग्रेजुएटिंग 2 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब उसको एक चीज समझ आ गई है कि यार मैं एक ऐसे कंट्री के अंदर हूं जहां पे कह रहे लेबर कॉस्ट वगैरह कम है, और यहाँ पे मेरे पास मेरी फैमिली भी पास है, ठीक है। मेरे यहाँ पे बड़ा घर है। यहाँ बाहर के मुल्कों में तो चले अपार्टमेंट छोटे छोटे से मिलते हैं ना, यहाँ पे बड़ा घर भी है, ठीक है। मैं एंजॉय करूँ लाइफ को, ठीक है। सो यहाँ पे रह के ही आइडेंटिफाइड कि यार अमेरिका में लेट्स सपोज एक जॉब करवाने के लिए आपको $100,000 देना पड़ता है साल का एक बंदे को। यहाँ पे आप सिमिलर काम जो है $10,000 में भी करा सकते हैं, $15,000 में भी करा सकते हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पे अपना बिजनेस क्रिएट करूं और वहां से अपॉर्चुनिटी तलाश करूं। सो ये अपॉर्चुनिटी उसने यहाँ पे तलाश की है। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी नजर से देखेंगे ना, आपको हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। और ये चीज हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं यार, स्टॉक मार्केट में देखो ये कंपनीज सस्टेन कैसे कर रही है। हाउ डज नेशनल फूड इज मेकिंग 30% पर ईयर। और मैं आपको बैंक्स का भी बताऊं, पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर पर साल 18% ऑन एवरेज, सारे बैंक्स की बात कर रहा हूं, सबकी, अच्छे बैंक्स की बात नहीं कर रहा, हर साल 18% से ज्यादा ग्रो करते हैं अर्निंग्स के अंदर। कैसे कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी है ना, तो अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, क्रिटिसाइज ना करें, न्यूज चैनल बंद करें, ठीक है। सरमाया यूट्यूब पे आ जाए, सरमाया को फॉलो कर लें, हमारा बिजनेस बेस देख लें। हम पॉजिटिव बातें करते हैं, और जब हमारा सिचुएशन लेट्स सपोज बुरी भी होती है, जैसे ईरान सिचुएशन में हुई, मैंने पब्लिकली आके कहा कि आपकी मार्केट प्रेशर में आएगी, ठीक है। इस सेक्टर्स में आ जाओगे तो थोड़ी बचत हो जाएगी, और जिसने नहीं आना, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है, उसी पोस्ट के अंदर मैंने लिखा भी हुआ था कि जिसको मसला आ रहा है वो 50% कैश में भी आ जाए, ठीक है। सो तो हम हैं यहाँ पे आप लोगों के गाइडेंस के लिए, और ऑप्टिमिस्टिक रहा करें। बिल्कुल, दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज। थैंक यू सो मच अमार, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपने हमें टाइम दिया, इतनी अच्छी बातें की, एंड द टूल्स दैट यू यूज्ड, एक्चुअली आई फील है कि मैं ये कॉल बंद होते ही वो टूल्स खोल के देखूंगी, क्योंकि दे आर सो यूजफुल। Thank you so much. I'm really, really inspired by the work that you guys do. Thank you.